साथियों, अगर आप में से जिनको भी लगता है कि मैं इस बार शिक्षक बन के रहूँगा और शिक्षक का एक सीट लेके रहूँगा, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप जरूर दे दें, क्योंकि इससे आपके डिटर्मिनेशन का हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, जो डिटरमाइंड है कि भाई एक सीट हम तो पक्का लेके रहेंगे इस बार। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको आगामी आपकी जो शिक्षक भर्ती पीएससी के द्वारा ली जाएगी उसी के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? साथियों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, साथ में हम आपको बताते चलेंगे कि किस सेक्शन से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, पंचायती राज व्यवस्था अगर नहीं भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कंसेप्ट पूरा क्लियर किया जाए जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें साथियों, तो पंचायती राज व्यवस्था जैसे ही दिमाग में आता होगा आपको बलवंत राय मेहता समिति आपको याद आता होगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी आपके दिमाग में आता होगा कि सर 73वां और 74वां संशोधन भी इसी से समवेयर कहीं जुड़ा हुआ है, और जवाहरलाल नेहरू की तो कहना ही नहीं, उन्हीं की योगदान भी आपको याद आता होगा। तो यहाँ प्रश्न में आपसे सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था में वर्तमान में कुल 3 स्तर है। भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 3 स्तर है, और वो तीनों स्तर कौन कौन से है वो पहले देख लीजिए। वो तीनों स्तर है ग्राम स्तर, पहले ग्राम स्तर देख लीजिए, उसके बाद आपको देखना होगा पंचायत स्तर, पंचायत स्तर, और एक होता है जिला स्तर। जिला स्तर, ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर होता है पंचायत समिति, वहीं जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। एक क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि ये 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था। बलवंत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, और ये कमेटी बना था 1957 में, राइट। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो गठित हुआ था पंचायती स्तर के लिए, तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही ये 3 स्तरीय समिति को रिकमेंडेशन दिया था। तो इस प्रश्न का तो आंसर हो जाएगा आपको 3 स्तरीय। और आपने देखा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। एक हम बात कर रहे थे 73वां संविधान संशोधन एंड 74वां संविधान संशोधन। साथियों, 73वां संविधान संशोधन में क्या था? पंचायती राज से संबंधित है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वां संविधान संशोधन जो था नगर पालिका से था। इस प्रश्न के लिए इतना आपके लिए जानना उचित होगा, और अगर इतना आप जानते हैं तो लगभग प्रश्न आपको यहां से आसपास से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बना देंगे, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर डिटेल में आपको पंचायती राज के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? साथियों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967, ठीक है। भारत में खाद्यान्नों में वृद्धि के लिए, खास करके गेहूं में वृद्धि हुआ था, इस समय गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, और इसका श्रेय जो जाता है भारत में MS स्वामीनाथन जी को जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अब यही अनुच्छेद जो है जिसके तहत अभी आप जितने भी शिक्षक एस्पायरेंट हैं जो कोर्ट में केस कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत कर रहे हैं। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक एस्पायरेंट जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, खास करके STET जो 2019 बैच वाले, और जो नियोजित शिक्षक है वो सभी लोग अपने अधिकारों के लिए फाइट कर रहे हैं। यही उनका जो संविधान का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में, उसी के तहत आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं।
राइट। अब आपको आपको पूछा क्या गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा अधिकार शामिल किया गया है और कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आप अपने अधिकारों को जानिए, फंडामेंटल राइट जो है और फंडामेंटल ड्यूटी, इसको तो देख के चलिएगा, क्योंकि इसको अगर छोड़ दिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी को, यहां से प्रश्न आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट शॉर्ट में लिख रहा हूं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो आपको मालूम होगा फंडामेंटल राइट संविधान में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था और भाग 3 में चर्चा किया गया है। इसमें भाग 3 में चर्चा किया गया है और फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वो क्या है, आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित। उसी में आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार दिया गया है, तो 19 में देखिएगा, तो 19 में भी ABCDEFG करके दिया हुआ है, ABCDEG करके आपको दिया गया है, और उसमें भी एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको शामिल है, यानी बोलने की स्वतंत्रता आपको शामिल है अनुच्छेद 19A में। राइट, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर बात करेगा तो संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 में है। अनुच्छेद 32 में आपको संवैधानिक उपचार की चर्चा की गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर चर्चा करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर मिलेगा, तो सर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में चर्चा किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार की। राइट, वहीं अगर धर्म की स्वतंत्रता का बात करेगा तो धर्म और की स्वतंत्रता किसमें किया गया है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 आर्टिकल 25 से लेकर के आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक में चर्चा किया गया है। 25 से लेकर 28 में आपको चर्चा किया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में चर्चा किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एंड 24 में चर्चा किया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में चर्चा किया गया है और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में चर्चा किया गया है। आई होप यहां तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए साथियों, संसदीय प्रणाली जो भी है आपको मालूम है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपका आंसर चेंज हो जाता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका या उप। साथियों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होता है वह ऑप्शन के अनुसार विधानमंडल के प्रति आपको क्या रहेगा, जवाबदेह होगा। यही अगर संसद होता तो आंसर आपको संसद भी हो सकता। राइट, तो पार्लियामेंट के प्रति भी कार्यपालिका जो है अपने जो है संसदीय प्रणाली में जवाबदेह होता है। तो यहां विधानमंडल है तो लेजिस्लेटिव होगा। राइट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला चलिए साइंस का क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। राइट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। साथियों आपके पास ऑप्शन रहा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। जल्दी से बताइए भारत में जो है सीमा साझा करता है कौन। तो यह आपने पढ़ा होगा कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला जो है वो कौन सा देश है, तो सर बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगर यह पूछता कितना सीमा साझा करता तब, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता लगभग 4096 किलोमीटर। राइट, 4096 किलोमीटर जो है वह बांग्लादेश साझा करता है। और इसके बाद आपको अगर पूछे, अगर इस तरह से पूछ दे तो बांग्लादेश के बाद जो है, बांग्लादेश के बाद हमारा जो सीमा साझा होता है वह चीन के साथ होता है और चीन के बाद आता है पाकिस्तान का नंबर, पाकिस्तान का नंबर। तो सबसे ज्यादा भारत सीमा अपना साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ये वाला सीमा, ये वाला जो सीमा है बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ। याद रहेगा, चीन के साथ लगभग जो है सीमा साझा करता है 3488 और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करेगा तो
23 किलोमीटर के आसपास। ये आपका एक रफ सीमा साझा करता है भारत और इन देशों के साथ, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? तो सर सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है सर, आपको 106 किलोमीटर। याद रखिएगा इन बातों को। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध से हिस्ट्री का प्रश्न है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान, बहुत बार मैंने रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, रिपीट करना पड़ता है। यह जो है निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु का ही नाम है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। साथियों काफी अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमेजन फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स के रूप में जाना जाता है। राइट, लंग्स के रूप में जाना जाता है। अर्थ जो प्लेनेट है अर्थ, उसके लंग्स के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। अगला देखिए, साइंस का क्वेश्चन एक और आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? अब केमिकल रिएक्शन की बात होगी। आपने पढ़ा होगा दो चीज, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन फिजिकल में उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैटर चेंजेज बट उसका जो आइडेंटिटी है वह चेंज नहीं होता है, फिजिकल में चेंज नहीं होता। जैसे अगर एक पेपर है, इसको हम क्रश करेंगे, पेपर के श्रेडर मशीन में क्रश करेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पेपर ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। वहीं अगर केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो कोयला को अगर आप जला दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, अब इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कोयला का जलाना ये क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। भोजन का पचना, तो भोजन के रूप में तो नहीं, वो तो चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो भोजन का पचना भी केमिकल रिएक्शन है। कागज का जलना, यह भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। पानी का भाप में रूपांतरण, ये देखिए केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल रिएक्शन है। भाप बनेगा, भाप बन के उड़ेगा और फिर क्या बन जाएगा? पानी ही बन जाएगा। तो फिर से उसी अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। अगर अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपको फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। प्रश्न में वही पूछा आपसे, कौन केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का भाप में रूपांतरण। अगला देखिए, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसी है? अब पहला आपने देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि 1966 से 67 में स्टार्ट हुआ था। खाद्यान्न को लेकर के था, में स्वामीनाथन को समझा जाता है भारत में ग्रीन क्रांति का जनक। अब आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य पालन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। तो कुछ हम रिवॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन। उसके बाद नीली क्रांति, तो आपने देखा मत्स्य उत्पादन। फिर उसके बाद श्वेत क्रांति एक पूछा जाता है, श्वेत क्रांति, तो सर दूध उत्पादन, यानी इसमें बढ़ोतरी के लिए उत्पादन। पीली क्रांति अगर पूछ ले तो पीली क्रांति सर फूड ऑयल, खाने वाला जो तेल है उसके अधिक उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति पूछ ले तो पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, तो सर हो जाएगा ओनियन प्लस झींगा मछली से भी है। और अगर ब्लैक रिवॉल्यूशन पूछ ले तो सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इतनी चीजें याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? वॉटएवर जो जज हैं अभी वर्तमान में, उनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार अगर एक है तो एक से अधिक बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो होता है वो भारत के संसद के पास होता है। पार्लियामेंट ही इसको बढ़ा घटा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में एक चीफ जस्टिस के साथ 34 जजेज है।
तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो आपको मालूम है कि कांग्रेस का वह सूरत अधिवेशन था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल में डिवाइड हुआ था, और ये हुआ था 1907 में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था। अगला प्रश्न देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है यह, कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है? तो साथियों आपको मालूम है कि भारत जो है इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, इक्वेटर 0 डिग्री है और भारत जो है यहाँ पर पड़ता है। इससे भी अगर आपको इसका लोकेशन मालूम है, 0 डिग्री लाइन को अर्थ पर क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश तो गलत हो गया, ठीक है। और एक बात रहा उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश में ही है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। 22.5 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, 66.5 डिग्री नहीं है, तो सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी। भारत जो है भारत से 23.5 डिग्री, भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री गुजरती है। कौन सा गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हमने इसको बताया था कि कौन कौन से 8 राज्य जिनसे होकर गुजरती है। तो एक बार जिनको भी याद है थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा। सेशन आज का आपको कैसा लगा प्लीज़ लिख के मुझे भी बताइए।